Hello, Namaskar, Adab, Sat Shri Akal. I welcome you all in this live episode to discuss some of the new affairs going on in the politics in the world. And I'm so happy that all of you are responding so well and you are so curious to know the information that I bring you every day. मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग हर दिन जो इन्फॉर्मेशंस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रही हूँ उसको आप खुले दिल से और दोनों हाथों से वेलकम कर रहे हैं। इस तरह की इन्फॉर्मेशंस मैं आपको दे रही हूँ। आज भी मैं आपको कुछ इसी तरह के चटपटे मुद्दे जो है एक अपनी विश्लेषणपूर्ण जानकारी के साथ में बताना चाहती हूँ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि किस तरह से हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल सिनेरियो में और हमारे यहाँ पर वर्ल्ड सिनारियो में और जीएसटी का मामला और सुदर्शन टीवी का मामला और एसएसआर के केस में न्यूज़ चैनल्स में क्या चल रहा है और बीजिंग में जो है पाकिस्तान के विदेश मंत्री क्या कर रहे हैं और कैसे जो है पूरा हमारे यहाँ पे जो एक ताना बाना जो है फ्रॉड का मच गया है। फ्रॉड सिस्टम, जी हाँ, बैंकिंग में फ्रॉड, जीएसटी में फ्रॉड, कंपनी में फ्रॉड, पीएसयू का फ्रॉड, कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत फ्रॉड और हर तरह से जो हमारे देश में जो है काले बादल मंडराए हुए हैं, एक जो है अर्थव्यवस्था पे कालिक छाई हुई है और इसके बारे में हम लोग आज डिस्कशन करना चाहेंगे। आप लोगों के क्वेश्चंस जो है वेलकम है, आप लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आप लोग पूछना चाहें तो। और अगर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती तो मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी, ये मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप लोग उसको दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, 4 बार देखिए, 5 बार देखिए, ताकि आप एक्चुअली मैं समझ पाए कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। और फिर आप कमेंट्स में भी क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, बहुत सारे लोग नेगेटिविटी बोलेंगे, है आप लोगों के बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज। एटलीस्ट आप लोग इतनी अच्छी चीजों को और इतने अच्छे सोशल और पॉलिटिकल मुद्दों को और वर्ल्ड क्लास मुद्दों को समझ पा रहे हैं, ये सबसे अच्छी बात है और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज है एक तरह से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तालाबंदी जो हमारे यहाँ पर हमारे देश में हुई थी उसमें मॉनिटोरियम लगाया था। मॉनिटोरियम के चलते मॉनिटोरियम में ऐसा होता है कि आपकी जो किस्त है इस महीने की आप 3 महीने बाद या 4 महीने बाद आप दे सकते हो। सरकार ने फिर बाद में उसको 6 महीने बाद कर दिया कि मॉनिटोरियम में आपकी जो किस्तें थी बैंकों की, आपने जो लोन ले रखा है, हाउसिंग, कार लोन, सारे लोन जो आप 6 महीने बाद दे सकते हैं। लेकिन फिर क्या हुआ कि बैंकों ने इस बारे में आपत्ति जताई। जैसे दीपक पारीक साहब है हमारे एचडीएफसी बैंक के, आईसीआईसीआई बैंक के हमारे प्रेसिडेंट, उन्होंने सब लोगों ने ये दिक्कत जताई कि अगर ऐसा होगा, मॉनिटोरियम अगर लाया जाएगा हमारे देश में तो बहुत परेशानी होगी और बैंकों की जो है प्रॉब्लम्स ज्यादा बढ़ जाएगी और बैंकों में जो है इसकी वजह से बहुत सारे रेपकर्शंस जो है बहुत बुरे होंगे, इस तरह से बताया गया था। फिर बैंकों ने अपनी तरफ से ही जो है मॉनिटोरियम में जो किस्तें लेट हो रही है उस पर ब्याज लगाने शुरू कर दिया और ब्याज जो इतने ज्यादा है कि अब आम पब्लिक के सामने ये सवाल है कि वो ब्याज भरेगी, किस्त भरेगी। नौकरियां चली गई है, जिनकी नौकरियां चल रही है उनके पास में लेटर्स आ गए कि आपकी नौकरी जाती जा रही है, आपको कल से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, या आपको अगले महीने से नौकरी पे आने की जरूरत नहीं है, या आपको जरूरत नहीं है नौकरी में बने रहने की, इतने एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। जो एमकॉम से लेकर तो एमबीए सारे ही पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑलमोस्ट घर बैठने की कगार पे हैं और जो बंधुआ मजदूर है, वो दिहाड़ी मजदूर जो है, जहाँ पे जिस तरह की भी नौकरी मिल गई है वो करने में आगे है, तत्पर है, आगे बढ़ गए। इस तरह से सिचुएशंस जो है वो बद से बदतर हमारे यहाँ पे रोजगार को लेके हो रही है। 2 करोड़ नौकरियां हर साल जो सृजित की जानी थी मोदी सरकार द्वारा वो तो हो नहीं पाया। उसके बाद भी मोदी है मुमकिन है का नारा जो है लगातार जारी है। उसके बाद में ये बताया गया है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये बताया गया है, बहुत सारे देशों की जो संस्थाएं हैं, WHO ने भी इनफैक्ट ये कहा है कि लॉकडाउन लगाना कोरोना से बचने का सोल्यूशन नहीं है। तो लॉकडाउन लगाकर सिर्फ आप कोरोना से निजात नहीं पा सकते। लॉकडाउन जो होता है वो आपको बेसिक तैयारियों के लिए होता है कि आप बेसिक तैयारियां कर सके, आप जो है बीमारी से लड़ने के लिए आप अपने हथियार जुटा सके इन टर्म्स ऑफ आपके मेडिकल इंस्टीट्यूट, इन टर्म्स ऑफ डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, नर्सेज और जो भी आपके
आपके जो भी आवागमन की फैसिलिटीज है, जिनको आपको घर पहुंचाना है, उन लोगों को आप घर पहुंचा दीजिए, है ना। जो शहरों में जो लोग आए हैं उनको आप गांव तक भेज दीजिए। इस तरह से लॉकडाउन इसीलिए WHO ने बताया था कि लगाना है, लेकिन हमारी सरकार ने इतना सख्त लॉकडाउन लगा दिया है कि जिसकी वजह से हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। मॉनिटोरियम में मैंने आपको बता दिया कि किस तरह से जो है बैंकें बहुत सारे कर्जे ले रही है और लोगों की जॉब जाती जा रही है, लोगों के पास में किश्त भरने के लिए पैसे नहीं है, और अगले आने वाले 6-7-8 महीनों में ऐसा होने वाला है। और अगर किश्त भरने के लिए पैसे नहीं है, एक सेकेंड कमेंट्स वाला सेक्शन में थोड़ा बंद करूंगी। हाँ, तो जब अगर किश्त भरने के लिए पैसे नहीं है तो इंटरेस्ट कहां से भरेंगे। और मॉनिटोरियम का मतलब ये होता है कि आप जो है किश्तें थोड़ा लेट कर ले, डिले कर ले, 6-7-8 महीनों में आप कर ले। इस तरह से जो है होता है मॉनिटोरियम का मतलब ही यही होता है। तो मॉनिटोरियम तो हालांकि लगने से रहा। आगे की बात करते हैं कि हमारे यहाँ पे जीएसटी में कैसे फ्रॉड हो रहे हैं, और जीएसटी के जो फ्रॉड्स है वो मॉनिटोरियम और डिमोनेटाइजेशन और सारे फ्रॉड से जो है कंपनी फ्रॉड और CSR फ्रॉड, जैसे मैंने आपको बताया था पिछले कुछ वीडियोस में, इन सब से बढ़कर जो है बहुत सारे उद्योगपतियों ने जो है अपने कैश रिजर्व्स भी बना लिए जीएसटी के चलते। जो उनको छूट दी गई थी, एक टैक्स में छूट दी गई थी, और जीएसटी के चलते उनको जो कंपनी फंड्स में छूट दी गई थी। बहुत सारे जो बिजनेसमैन है, उद्योगपति, उन्होंने अपने कैश रिजर्व्स बना लिए, बजाय कि पैसा रोटेट करने के, बजाय कि पैसा दूसरी अलग अलग कंपनीज में लगाने के, क्योंकि उनको पता है कि अगर फिर एक कंपनी बनेगी या फिर अगर कंपनी में पैसा रोटेट होगा तो ऐसे रोटेटिंग में जो है प्रॉब्लम्स बढ़ेगी और ऐसी कंपनीज में प्रॉब्लम बढ़ेगी और फिर हमें जीएसटी देना पड़ेगा। जीएसटी जो कि बहुत ज्यादा है, तो सारे उद्योगपति जो ऑलमोस्ट फ्रॉड करने पे उतारू हो गए, जो आज से कहीं 20 साल, 40 साल, 50 साल से जो लगातार बिजनेस कर रहे थे, अब उनको फ्रॉड करने की जरूरत आ पड़ी है। तो ऐसा सिस्टम हमारे यहाँ पर जो है, जैसे दूसरे कंट्रीज में भी जीएसटी लगा है, जिसका पूरा नाम मैं आपको बताती हूँ, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो दूसरी कंपनीज में जब जीएसटी लगा तो उन लोगों ने 2 से 3 साल में उसको एडजस्ट कर लिया जीएसटी को। तो हमारे यहाँ पे एडजस्ट इसीलिए नहीं हो पाया कि हमारे यहाँ का जो सिस्टम है, हमारे यहाँ पर जो वर्कर्स है, हमारे यहाँ पर जो क्राउड है, हमारे यहाँ पर जिस तरह का सिस्टम पूरा की पूरा है, उसको देखते हुए हमारे यहाँ के उद्योगपतियों को जीएसटी में भी फ्रॉड करने की जरूरत पड़ेगी। मार्च महीने में बैंकों का एनपीए जो है वो लोन देने और कैश रिजर्व रखने की वजह से 1.5 गुना जो है मार्च महीने में एनपीए बैंकों का भी बढ़ा है, यही जीएसटी के चलते। और ऐसा बताया गया था कि जीएसटी के चलते उसमें सारी कंपनियों के जो लेन देन है, कहां से माल चला है, कहां पर जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर्स कौन है, कहां पर जाके सप्लाई हो रहा है, तो माल की एक जो मैन्युफैक्चरर से लेके तो सेलर तक में एक पूरी जो है ऑनलाइन डिटेल जो है उसकी मिलेगी। लेकिन वहां पर भी कुछ इनकम टैक्स अधिकारी है और भी कोई सरकारी अधिकारी है, उन्होंने घूस लेकर वो जो डिटेल्स है उसको भी वाइप आउट करना शुरू कर दिया, मिटाना शुरू कर दिया, जिससे कि जीएसटी लगने के जो है पूरे आसार जो है वो खत्म हो गए। जीएसटी लगने के जो बेनिफिट्स थे वो पूरी तरह से खत्म हो गए। मेरे पास में कुछ रिपोर्ट्स है जो मैं आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले बता दूं कि जीएसटी का जो टोटल फ्रॉड है, एक हम शुरू करते हैं एक स्टेट वाइज। 712 करोड़ रुपए जो है उड़ीसा में जीएसटी फ्रॉड पकड़ा गया लास्ट नवंबर 2019 में। उसके बाद में 212 करोड़ का फिर फ्रॉड पकड़ा गया उड़ीसा में ही, भुवनेश्वर नाम की जगह में, जहां पे वापस से ये मार्च में 2020 में पकड़ा गया, जिसमें ये बताया गया कि एक ही किसी उद्योगपति ने किसी जो मजदूर होते हैं, जो उनके यहाँ काम करते हैं, उनके एक पैन कार्ड, आधार कार्ड जो सारे लेके उन्होंने फर्जी कंपनियां बना ली। और जो एक बंदा था जो एक छोटी मोटी न्यूज कंपनी में काम करता था, जिसकी सैलरी 20,000 थी मात्र, उसको 5 लाख करोड़ का जो है 5,000 करोड़ का जो है मालिक बना के जीएसटी के थ्रू जो है फ्रॉडस्टर एक बना दिया गया। उसके बाद में हम देखेंगे कि गुजरात में अहमदाबाद मिरर की खबर है, जिसमें 173 करोड़ रुपए का जो है जीएसटी चोरी की गई है गुजरात में। अहमदाबाद मिरर की रिपोर्ट के हिसाब से जुलाई 2020 की बात है, अभी की बात है। मतलब दिल्ली में 23 कागजी कंपनियां देखी गई दिल्ली में, और दिल्ली में 23 कागजी कंपनियों के चलते
जो है मोर देन 500 करोड़ का जीएसटी चोरी हो गई है। उसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है फिर से कि 512 करोड़ रुपए की चोरी जो है जीएसटी की वो कहीं एमपी में किसी जगह पर हुई है। और इस तरह से जो लगातार पंजाब में जीएसटी की चोरी हुई है, जो पंजाब सरकार के कुछ अधिकारियों ने जो है मिलकर जो सामान जो है पंजाब से जाता था, निकलता था, मैन्युफैक्चरिंग जो दूसरे देशों में या दूसरे सिटीज में जा रही थी, तो कुछ अधिकारियों ने उसको मैं बता रही थी जैसे उन्होंने रिटर्न किया ही नहीं और जीएसटी लगने की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो इस तरह से पंजाब में भी 300 करोड़ के आसपास जो है जीएसटी की चोरी कंपनी के द्वारा की गई। तो कुछ मेंशन है, कुछ मेंशन नहीं भी होगी। तो इस तरह से जो जीएसटी है हमारे यहाँ पर बताया गया है कि जो जीएसटी की टोटल चोरी है जो 2017 जुलाई में 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था, तो 1 जुलाई 2017 से लेकर अब तक करीब 2 लाख करोड़ जो है वो जीएसटी हमारे यहाँ पर चोरी हो चुका है। और जिसमें से सारी बैंकों के हिसाब से सिर्फ और सिर्फ जो है 29,000 करोड़ ही वापस बैंकों में आए हैं। मतलब टोटल चोरी जो है जीएसटी की, ये सबसे मतलब जो मोदी सरकार ने जीएसटी लागू कर दिया, मतलब बढ़ चढ़ के जो है ये जीएसटी ने जो है देश की वाट लगाने के लिए, एक तरह से मैं ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही हूँ, देश की जो हालत बिगाड़ने के लिए और देश की अर्थव्यवस्था को डिटोरियरेट करने के लिए और देश की जो है जीडीपी को गिराने के लिए जो है काम किया है जीडीपी ने। तो ऐसे ही राहुल गांधी जी ने भी ट्विटर पे कुछ लिख दिया, जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ ऐसे ही राहुल गांधी जी ने भी ट्विटर पे लिख दिया 2 दिन पहले कि सिर्फ मीडिया के द्वारा देश का ध्यान भटकाने से जीडीपी नहीं बढ़ेगी। जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको कैश फ्लो करना पड़ेगा, जीडीपी बढ़ाने के लिए आपको जनता तक पैसा पहुंचाना पड़ेगा। लोन की जनता को आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोन लेकर जो है इस तरह की अर्थव्यवस्था में, इस तरह की जीडीपी में लोन लेके जो है जनता काम नहीं करना चाहेगी, बिकॉज इट्स 90% ऑफ द रिस्क इन दैट सिनेरियो। तो जनता को जो है डायरेक्ट पैसा सरकार को अपने सरकारी खजाने जो है खाली करने चाहिए और सारा पैसा दबा के नहीं बैठ जाना चाहिए। तो सरकार एक जो है कुंडली मार के जो है वो बिल्कुल पूरी तरह से पैसों पर बैठ गई है। तो ये काम जो है बंद करना पड़ेगा, ऐसा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राज्यसभा सांसद राहुल गांधी जी ने जो है बताया है। ट्विटर पे उन्होंने काफी लंबा चौड़ा उनका भाषण आप देख सकते हैं ट्विटर पे जाकर के। मीडिया जो है सिर्फ ध्यान भटका रही है सुशांत सिंह केस। मतलब अर्नब गोस्वामी तो पागल हो गया है। मतलब वो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू, मतलब ट्रेंडिंग चल रहा है ये ट्विटर पे कि रिया चक्रवर्ती का जो इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ले ले, रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू अर्नब गोस्वामी ले ले। जैसे रिया चक्रवर्ती देश की प्रेसिडेंट है और अर्नब गोस्वामी देश का प्राइम मिनिस्टर है। इन दोनों के अलावा हमारे पास कुछ हमारी लाइफ में काम ही नहीं है। अब बताओ ऐसे ऐसे लोगों का इंटरव्यू होने लगेगा तो फिर देश के प्रधानमंत्री और देश के चीफ मिनिस्टर्स और दुनिया भर के नेता और दुनिया भर के और भी जो सक्सेसफुल लोग हैं वो क्या करेंगे। मुझे लगता है कि जो है अडानी साहब, गौतम अडानी साहब और मुकेश अंबानी साहब का इंटरव्यू कौन लेगा, कब लेगा, ये तो कुछ पता नहीं होता है। रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू ले ले। इस तरह से मतलब वेले लोग हमारे देश में हैं जो रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लेना चाह रहे हैं, जो रिया चक्रवर्ती से इतना ज्यादा इम्प्रेस है, इतना ज्यादा प्यार करते हैं और रिया चक्रवर्ती के सुशांत सिंह के अफेयर में उनको इतनी दिलचस्पी है कि अपनी देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और दुनिया भर के तमाशे जो चल रहे हैं देश में सब भूल गए हैं। बस रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू इनको चाहिए। क्यों चाहिए इसके बारे में सब इस तरह के पागल और इस तरह के साइको भक्त ही जानते हैं कि वो क्यों रिया चक्रवर्ती का और अर्नब गोस्वामी ही क्यों करेगा। वैसे भी बहुत सारे वेल्ले चैनल जो है इंटरव्यू करके आए हुए हैं और जिसमें उसने एक सती माता बनने की एक्टिंग करी हुई है। तो मेरे को लगता है कि इस तरह से किसी की भी इंटरव्यू लेने की जरूरत नहीं है। सीबीआई को काम करने देना चाहिए, पुलिस को काम करने देना चाहिए। सीबीआई पुलिस बहुत अच्छा काम करते हैं। हमें न्यूज चैनल्स में हमारे देश के बारे में बात करना चाहिए, कोई पर्सनल मैटर हो उसके लिए हमारे यहाँ पे न्यायिक व्यवस्था है। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट भी बीच में घुस गया था। बहुत सारे संस्थाएं हमारे देश में सारे काम करने के लिए। हमें हमारा काम करना चाहिए, हमारी तरक्की के बारे में ध्यान देना चाहिए, हमारे देश की तरक्की के बारे में ध्यान देना चाहिए। किसके अफेयर में, किसके लफड़े में कौन पड़ा हुआ है और क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। एनीवेज तो अर्नब गोस्वामी तो ऑलमोस्ट जज बन गया है। मतलब सुशांत सिंह राजपूत के केस में ही हैज बिकम द जुडिशियल पावर कि आए दिन नए फैसले जो है सुनाते बैठता है और उसको शायद और कुछ काम नहीं है।
इसके बाद मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता दूं, सुदर्शन टीवी का जो 28 तारीख को जो टेलीकास्ट होने वाला था, उसने बहुत बेचारे ने मेहनत से, सुरेश चौहान ने जो अपने बहुत मेहनत से बेचारे ने शो बनाया था, उसका शो टेलीकास्ट होने से रुक गया है क्योंकि उसको उसने ब्यूरोक्रेट जिहाद का नया वर्ड, नई टर्मिनोलॉजी जो उस गंवार आदमी ने निकाली थी, उसको नहीं पता होता है कि जब कोई आईपीएस बनता है, कोई आईएएस बनता है और कोई यूपीएससी या इस तरह की एग्जाम, एसएससी की एग्जाम क्लियर करते हैं तो उसमें बहुत सारी स्टडीज की जरूरत पड़ती है। लोगों की जवानी में उनकी शक्लें जो है बुढ़ी बन जाती है और जो बहुत ज्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है, और इस तरह की पढ़ाई जो मुसलमान भी कर सकता है, पढ़ाई करने के लिए और एक मार्केट से 1000 रुपए की किताबें खरीद के पढ़ाई करने के लिए बहुत ज्यादा आपको यूनिवर्सिटीज की हाई फाई फीस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसको बेचारे को पता ही नहीं है कि वो जो खुद 10वीं पास नहीं कर पाया कभी, उसको पता ही नहीं था कि क्या करना पड़ता है आईएएस आईपीएस बनने के लिए। तो उसने इस तरह का शो बना दिया और पता नहीं किसके प्रभाव में बनाया, किसके नाटक करके, किसके मतलब नाटकीय अंदाज को उसने फॉलो किया है, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन शो बना दिया और उसको ऐसा लग रहा था हर बार की तरह इस बार भी उसको सपोर्ट करेंगे, लेकिन पब्लिक ने उसको आड़े हाथों लिया। आईपीएस एसोसिएशन ने उसकी बहुत निंदा की, बहुत सारे लोगों ने ट्विटर पर उसको उल्टा सीधा लिखा, गेंडा लिखा, अनपढ़ लिखा और जर्नलिज्म का जॉनी लीवर लिखा और उसका शो जो है फाइनली बंद कर दिया गया। और अब ऐसा हो गया कि मेन स्ट्रीम मीडिया में कुछ बचा नहीं है, राम मंदिर का मुद्दा थोड़ा ठंडा हो गया है और ये सब लव जिहाद का मुद्दा भी ठंडा हो गया है। तो अब पता नहीं कौन सा जिहाद, ब्यूरोक्रेट जिहाद ले आए हो। योगी जी ने फिर से अपना वही धंधा चालू कर दिया। उन्होंने जो ट्विटर पे दिखा रहे हैं मोदी जी की भी, सॉरी योगी जी की काफी ज्यादा निंदा की जा रही है। योगी जी को जो है फिर से उन्होंने कुरान, मतलब स्वीडन में कुरान जलाई जा रही है और जो भी दंगे हो रहे हैं उसको लेके भी बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है। योगी जी ने दोबारा से कह दिया कि लव जिहाद नहीं करना है, ये मतलब लव जिहाद मुसलमानों को हिंदू लड़कियों से रोकना है। एक हिंदू लड़की ने किसी मुसलमान लड़के से शादी की थी यूपी के किसी डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट का नाम भूल रही हूँ। तो उसके चलते योगी जी ने फिर से एक उटपटांग सा स्टेटमेंट दे दिया है। तो ये भी सारी चीज़ें इस तरह से ट्रेंडिंग में चल रही है जो मुझे आप तक पहुंचानी थी। स्वीडन में भी मुसलमानों पर काफ़ी अत्याचार हो रहे हैं, उन पर कुरान जलाए जा रहे हैं। मैंने आपको पिछले कुछ दिनों में बताया था, चाइना में भी बहुत सारे मस्जिदें गिराकर जो शौचालय बना दिए गए, शराब की दुकानें, सिगरेट की दुकानें बहुत जगह पे खोल दी गई। तो ये सब उनके देश का पर्सनल मामला है। हमारे देश की डेमोक्रेटिक व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ अपने देश के बारे में सोचना चाहिए, अपने देश के बारे में बातचीत करनी चाहिए, अपने देश के बारे में ही हमें जो है ध्यान रखना चाहिए। दूसरे देशों में क्या हो रहा है उससे हमारा कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, कोई उससे हमारा लेना देना नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि पाकिस्तान जो है वो अब ज्यादा मतलब बहुत बढ़ चढ़ के जो है सोशल मीडिया में अपने झंडे लहरा रहा है। उसके पीछे का रीजन ये है कि पाकिस्तान को जो है चाइना ने फाइनली अपना लिया है और चाइना को पाकिस्तान ने अपना दोस्त बता दिया है, जो पाकिस्तान की भिखारी स्टेटस के लिए बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जिस तरह से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने जो उनके मोहम्मद बिन सलमान, उनके जो क्राउन प्रिंस है पाकिस्तान के, मोहम्मद बिन सलमान ने उनको जो है एक बाहर का रास्ता दिखा दिया है। क्योंकि ओआईसी की विकल्प के रूप में जो है पाकिस्तान ने तुर्की को देखना शुरू कर दिया था। क्योंकि तुर्की के जो राष्ट्रपति है अर्दुगन है शायद, तो अर्दुगन जी ने जो है अपने आप को मन से ही इस्लामिक कंट्रीज का जो है नेता बनाना शुरू कर दिया था। और पाकिस्तान जो है अर्दुगन जी का सपोर्टर है और पाकिस्तान ने ये सोचा था कि अर्दुगन जी जो है मुस्लिमों के नेता बन सकते हैं, जिससे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस जो है मोहम्मद बिन सलमान जो है बहुत ज्यादा चिढ़ गए हैं। उन्होंने पाकिस्तान को जो लोन देने का प्रॉमिस किया था नवंबर 2018 में, तो उन्होंने कहा कि ये लोन पाकिस्तान को ना दिया जाए और ये करीब 6.2 अरब डॉलर का जो लोन था जिससे पाकिस्तान ने हाथ धो लिया। इसके पहले भी जो 1 अरब डॉलर का जो लोन था वो वापस मांग लिया गया है पाकिस्तान से कि आप लोन को प्लीज वापस करिए जल्दी जल्दी। और आपको पता ही एक इंसिडेंट हुआ था कॉमिक जो साग सम्मेलन में इमरान खान से उनका जेट जो है छीन लिया गया था, उनको जो है लोकल पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्लाइट में उनको फ्लाई करना पड़ा था। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान ने जो है अब चाइना की शरण ले ली है और चाइना ने उसको शरण दे दी है।
लेकिन चाइना ने जो है पाकिस्तान का जो है पूरी तरह घेराबंदी भी कर ली है, क्योंकि चाइना ने एक नया गेम इस बार खेल दिया है कि ठीक है आप हमारी शरण में आए हो और आपका स्वागत है क्योंकि आप हमारी शरण में आए हो, लेकिन आप हमारी शरण में आए हो और आपका स्वागत होने के साथ साथ आपको कुछ हमारी शर्तें भी माननी पड़ेगी। ऐसा चाइना ने जो है पाकिस्तान को बताया है और पाकिस्तान को मानना भी पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान को अभी 3.2 अरब डॉलर का जो है तेल जो मिलने वाला था उधार वो भी बंद हो गया। 3 अरब डॉलर का जो उसको उधार मिलने वाला था वो बंद हो गया। तो पाकिस्तान के सारे दरवाजे जब बंद हो जाएंगे तो पाकिस्तान चाइना के पास ही जाएगा, क्योंकि अभी आपको पता है कि चाइना जो है अमेरिका के पास सुप्रीम पावर है। जब सऊदी अरब ने भगा दिया पाकिस्तान को, जब अमेरिका ने भगा दिया पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान किसके पास जाएगा? तो ऑफ कोर्स पाकिस्तान जो है चाइना के ही पास जाएगा। आप देखेंगे कि जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री है शाह मोहम्मद कुरैशी और जो चाइना के विदेश मंत्री है वांग ही, दोनों की जो फोटो है वांग ही और शाह मोहम्मद कुरैशी की, दोनों की जो फोटोग्राफ है वो बहुत ज्यादा जो है ट्रेंड कर रही है आजकल ट्विटर पे और सब जगह पे, क्योंकि और उसमें कोहनी मिला रहे दोनों। खैर कोहनी मिलाना कोई राजनीतिक या किसी भी देश या अंतर्देशीय समस्या का समाधान नहीं है कोहनी मिलाना और इस तरह से कोहनी मिला के नमस्ते करना। नमस्ते तो वैसे भी ना चाइना करेगा ना पाकिस्तान करेगा, आपको पता है दोनों को नमस्ते से बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि नमस्ते इंडिया में किया जाता है। एनीवेज, तो मैं आपको मुद्दे की बात बताती हूँ कि हुआ क्या आखिर, मुद्दा कैसे चला और कैसे बना, तो उसके बारे में बताती हूँ कि पाकिस्तान कटोरा ले लेके घूम रहा है सब जगह पे। ठीक है, पाकिस्तान ने लिस्ट भी जारी कर दी कि हमारे यहाँ पे फलाना टेररिस्ट रहता है, ये रहता है, वो रहता है, फलाना ये हमारे यहाँ पे रहता है। दाऊद इब्राहिम को 4 बार पासपोर्ट दिए हैं, 2 बार रावलपिंडी से दिए, 1 बार लाहौर से दिया, 1 बार कराची से दिया है, हमारे यहाँ का निवासी है और ये है वो है, सब उसको बताना पड़ रहा है। जब वो सब कुछ बता रहा है, जब वो इस तरह की चीजें रिवील कर रहा है, तो उसके फेवर में जो है बहुत सारे देश जो है उससे कट लिए हैं और बहुत सारे देश जो है जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है OIC में भी जो है पाकिस्तान की जगह जो है छटती हुई नजर आ रही है, हटती हुई नजर आ रही है। तो जब इतना सब कुछ हो गया है तो पाकिस्तान जो है चला गया चाइना की शरण में। चाइना की शरण में जब वो गया, गुरुवार की बात है जब चाइना में उनके विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी गए, क्योंकि इसके पहले जब कमर जावेद बाजवा जो है उनके सेना प्रमुख है, बाजवा साहब आप जानते होंगे बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग करते हैं वो कमर जावेद बाजवा। उसके बाद में उनके ISI के जो DG है फैज हामिद भी एक बहुत ज्यादा जाना माना चेहरा है। तो फैज हामिद जो है ट्रेंडिंग बहुत करते हैं। तो फैज हामिद और कमर जावेद बाजवा जो 2 लोग हैं वो चले गए सऊदी प्रिंस को मनाने के लिए, लेकिन सऊदी प्रिंस ने उनसे मिलने, क्राउन प्रिंस जो उनके हैं मोहम्मद बिन सलमान जो मैं आपको बता रही, उन्होंने मिलने का टाइम तक नहीं दिया। उन्होंने मना कर दिया कि जो पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख आए हैं और जो लेफ्टिनेंट जनरल आए हुए हैं इनको भगा दो सऊदी अरब से और इनसे कहो कि 6.2 अरब डॉलर का जो लोन इनको देना था वो कैंसिल है और इसके पहले 1 अरब डॉलर का जो 1.2 अरब डॉलर का कुछ उनका लोन था वो प्लीज वापस करिए। और पाकिस्तान क्योंकि चाहता था, इसके पीछे भी वजह है, पाकिस्तान चाहता था कि जो कश्मीर का मुद्दा है और जो उसमें जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज है OIC उनका साथ दे, और पाकिस्तान ये भी चाहता था कि जब धारा 370 हटी कश्मीर से तो कश्मीर के जो बुजुर्ग है, कश्मीर के जो नेता हैं, कश्मीर के जो बच्चे हैं, जो कश्मीर की पूरी आवाम है, उनके साथ में अच्छा सुलूक नहीं किया गया। भारतीय सरकार ने अच्छा सुलूक नहीं किया, उनका ध्यान नहीं रखा भारत की सरकार ने। तो इसके चलते कश्मीर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे बातचीत हो और कश्मीर जो है इन सब के चलते जो है वो पाकिस्तान को दे दिया जाए, ऐसा पाकिस्तान का मानना था। लेकिन सऊदी अरब ने कहा कि हम किसी भी ऐसे मैटर में हम पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते हैं जिसमें पाकिस्तान जो है किसी और कंट्री की जो जगह है या किसी और कंट्री के नक्शे में जो स्टेट है उस पर अपना दावा ठोके। ऐसे काम में हम पाकिस्तान का साथ नहीं दे सकते, जिसपे पाकिस्तान बहुत ज्यादा नाराज था, बहुत ज्यादा खुन्नस खा रहा था सऊदी अरब के साथ में।
कि सऊदी अरब को और OIC में उसने अनाउंसमेंट कर दी कि हमें OIC का कोई और विकल्प ढूंढना चाहिए। उसका सीधा सीधा इशारा तुर्की के जो राष्ट्रपति अर्दोगन हैं उनकी चमचागिरी करना था, जिससे सऊदी अरब को बहुत बुरा लग गया और सऊदी अरब ने इस तरह का व्यवहार जो है, बुरा बर्ताव जो है पाकिस्तान की तरफ किया। तो आते हैं अब चाइना के पास चला गया पाकिस्तान। अब जब चाइना के पास चला गया पाकिस्तान तो फिर चाइना ने उसको आड़े हाथों लिया। चाइना तो चाहता ही है, अब तो जानते हैं चाइना का जो है, चाइना की मेंटालिटी और चाइना की जो हरकतें हैं वो पूरी दुनिया में जग जाहिर है। किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि चाइना जो है कैसे कैसे जो है अपने अधिकारों का, अपनी पावर्स का और अपने जो है हुनर का इस्तेमाल जो है चाइना करता है। तो चाइना ने बोला ठीक है, आप हमारे पास आए हो, यू आर मोर देन वेलकम। शाह मोहम्मद कुरैशी जब गए और जब इनको भगा दिया गया इनको सऊदी अरब से, तो बेचारों के पास में कोई ऑप्शन नहीं था, कटोरा ले लेके घूम रहे थे। तो चाइना ने कहा ठीक है। 2018 से जो है चाइना ने इनके ऊपर जो है थोड़ा थोड़ा पैसा दे के, अपने दुनिया भर के ऐप दे के इनको थोड़ा सा अपना, मैं कहती हूँ जैसे आपको बंधुआ मजदूर म्यांमार, श्रीलंका, मालदीव्स के मामले में, उसी तरह से पाकिस्तान को भी जो है, भूटान के मामले में उसी तरह पाकिस्तान को भी थोड़ा सा चाइना ने मदद की थी। हथियारों के मामले में भी एक दो उनके कॉन्ट्रैक्ट थे कि ठीक है हम आपको हथियार दे रहे हैं, हम आपको हथियार बहुत जल्दी डिलीवर कर देंगे, अक्टूबर नवंबर तक फास्टेस्ट डिलीवरी जो है पाकिस्तान को की जाएगी चाइनीज बॉम्बर्स की और चाइनीज जेट्स की, फाइटर जेट्स जो युद्ध में लगते हैं। लेकिन अब जो है चाइना ने कंपलसरी कर दिया है कि आपको जो हमारा नेविगेशन ऐप है, जिसको जैसे हम लोग GPS यूज करते हैं, वैसे चाइना में बाइडू है। तो बाइडू को कंपलसरी करने के लिए चाइना ने जो है पाकिस्तान को चुन लिया है और पाकिस्तान ने उस पर हामी भर दी कि हाँ ठीक है, हम जो है गूगल की ऐप से ज्यादा चाइनीज ऐप जो है इस्तेमाल करेंगे। अब गौर करने वाली बात है कि 1 महीने पहले ही पाकिस्तान ने जो है चाइना का PUBG जो है बैन किया था, क्योंकि पाकिस्तान को पता नहीं था कि उसके इतने बुरे हालात होने वाले हैं। तो इसी चक्कर में पाकिस्तान ने जो है PUBG को बैन कर दिया था। लेकिन अब क्या पता चला है कि चाइना जो है अपने जो ऐप को, नेविगेशन ऐप है उनका, जैसे हम GPS इस्तेमाल करते हैं मैपिंग में और दुनिया भर की सेना के उसमें सैन्य हथियारों को ऑपरेट करने में या नई लोकेशंस को खोजने में या सिविलियन यूज में भी हम करते हैं, टैक्सी और बस में, ट्रकों में, उस तरह से जो हम लोग हमारे घरों में भी किसी लोकेशन को देखने के लिए करते हैं। लेकिन GPS की जो रीच है, जो GPS का जो हम कह सकते हैं कि एक दायरा है सही लोकेशन बताने का, वो 2 किलोमीटर ही है। लेकिन बाइडो का जो दायरा है, बाइडो का जो लोकेशन बताने का जो रेंज है, वो 10 किलोमीटर तक एक ही जगह से सही लोकेशन बता सकता है बाइडो। तो बाइडो इस हिसाब से जो है वो बेस्ट अभी तक का माना जा रहा है कि बाइडो इज द बेस्ट GPS सिस्टम, बाइडो इज द बेस्ट GPS we can say the application in the world, क्योंकि और भी ज्यादा और भी दूसरे देश हैं जिसमें इस तरह के नेविगेशन सिस्टम इस्तेमाल होते हैं। ज्यादातर देश तो GPS इस्तेमाल करते हैं, जो अमेरिका का नेविगेशन सिस्टम है। हमारे देश का आर्मी, बहुत सारे देशों के आर्मी के लिए अलग नेविगेशन सिस्टम होते हैं, क्योंकि आर्मी का जो अगर आर्मी में हम लोग GPS सिस्टम यूज करेंगे जो अमेरिका का है, तो बहुत सारी हमारी सेना की जो हरकतें हैं वो सैटेलाइट के थ्रू कैच की जा सकती है और डेटा स्टोर करके रखा जा सकता है। तो हम लोग जो है हमारे आर्मी का जो NAVIC करके आर्मी का और नेवी का GPS सिस्टम है। उसके बाद में रूस का है, ग्लोनास करके है रूस की आर्मी का, जिसमें रूस GPS और लोकेशंस देखी जाती है। उसके बाद में यूरोपियन यूनियन का है एक गैलीलियो करके, गैलीलियो भी वहीं से था, तो गैलीलियो है यूरोपियन यूनियन का GPS सिस्टम। और अमेरिका का तो आप जानते ही है GPS है। तो GPS जो है एक ब्रांड नेम बन चुका है लोकेशन मैपिंग के एप्लीकेशंस का, जो सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रहा है पूरी दुनिया में। और चाइना का तो बाइडो का क्या कहना है, सबसे बेस्ट है। चाइना आपको पता है कि भले ही चाइना के पुल ढह जाते हो, चाइना की बनी हुई एयरपोर्ट ढह जाते हो, जैसे पाकिस्तानी एयरपोर्ट ढह गया, लेकिन चाइना जो है एप्लीकेशन मेरे ख्याल से बहुत बेस्ट बना रहा है, क्योंकि उससे ज्यादातर कमाई जो है डिजिटल वर्ल्ड में चाइना मैक्सिमम करता है। चाइना के जो है 65 लाख ट्रक और 40 लाख कार्स और मोर देन 30 lakhs ऑफ
पब्लिक व्हीकल्स में जो है चाइना का ये ऐप है बाइडो, जो डेली बेसिस पे रोजाना इतना इस्तेमाल किया जाता है और बहुत अच्छे इसके जो है लोकेशन सेवर्स है और लोकेशन जो है बहुत एक्यूरेट दिखाता है, 10 किलोमीटर की लोकेशन दिखा सकता है। लेकिन ऐसा करने से पाकिस्तान की जो सैन्य शक्ति है वो उस पर जो है चाइना का कब्जा हो जाएगा और भारत के लिए डर की बात यह है कि अब पाकिस्तान के जो हथियार है वो उनका नेविगेशन बिल्कुल एग्जैक्ट होगा और जो हमारे देश के लिए खतरे की बात है, क्योंकि हमारे देश की जो नेविगेशन है वो मैंने जैसे आपको बताया NAVIC के तहत हमारे यहाँ का नेविगेशन सिस्टम चल रहा है, जबकि पाकिस्तान का नेविगेशन सिस्टम जो है बाइडो की वजह से चलेगा और बाइडो जो है वो ऑलरेडी सबसे शक्तिशाली GPS ऐप अब तक का है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान ने अपनी बेहतरी कर ली है, मतलब पाकिस्तान ने अपनी बेहतरी का गेम खेला है या चाइना ने अपना एक और बंधुआ मजदूर बनाने का गेम खेला है और जो बाइडो जो है कंपलसरी करके इस तरह से बाइडो काफ़ी सारी कंट्रीज में चाइना बेचने वाला है और चाइना ने लिस्ट तैयार कर ली है कि किस तरह से और ज़्यादा कंट्रीज में वो अपने बाइडो को बेच सकता है और बाइडो को जो है प्रमोट कर सकता है और सारे देश जो है, बहुत सारे देश जो है वो चाइना के आसपास के कम से कम एशियन कंट्रीज तो चाइना की बाइडो ऐप से बहुत ज़्यादा प्रभावित है और वो लोग लेने में इंटरेस्टेड भी है। तो ये है आज अभी मैंने आपको जो बताया पाकिस्तान का जो नाटक है और मैंने आपको CWC की मीटिंग के बारे में बताया था, जो 41st मीटिंग थी CWC की, तो वो मैंने आपको बताया था। वो आप मेरा पिछले वीडियो देख लेंगे, आपने देख भी लिया होगा हालांकि मेरा वीडियो आप सब लोगों ने। उसके बाद में मैंने आपको बताया था कि गुलाम नबी आज़ाद जो है, जो सबसे ओल्डेस्ट जो कांग्रेस के नेता रहे हैं और जो 6 प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल में जो मंत्री रहे हैं और 6 राष्ट्रपतियों के कार्यकाल में जो है वो प्रधान सचिव रहे हैं, सेक्रेटरी रहे हैं, उनका जो है एक बहुत निराशाजनक इंटरव्यू है जो आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया है कि कांग्रेस की जो वर्किंग कमेटी है CWC की, इलेक्शंस नहीं किए जा रहे हैं पिछले 35 सालों से, जो बहुत दुख की बात है क्योंकि तभी पता चलेगा कि प्रधानमंत्री किसको बनाना चाहिए, मंत्री किसको बनाना चाहिए, मुख्यमंत्री किसको बनाना चाहिए, है ना, किसको कौन सा मंत्री बनाना चाहिए। तो CWC की जो मीटिंग है वो बहुत ज़रूरी होती है और जो जनरल सेक्रेटरी भी बन चुके हैं, 15 बार जनरल सेक्रेटरी भी बन चुके हैं वो कांग्रेस के, तो उन्होंने बताया कि कांग्रेस को CWC की मीटिंग कराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगर कांग्रेस CWC की मीटिंग नहीं कराएगी तो उनको ऐसा लगता है, उनकी ओपिनियन में, कि जो है कांग्रेस में एक नेता की पावर का अंदाज़ा नहीं चलेगा और कांग्रेस में जो है एक स्थिरता नहीं आ पाएगी, स्टेबिलिटी जो एक पार्टी की होती है वो कहीं ना कहीं छिनती नज़र आ रही है। और ऐसा ना करने की वजह से ही मेरे ख्याल से वो उनका कहना है, ऐसा वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और अगर आगे आने वाले दिनों में अगर कांग्रेस पार्टी विपक्ष में नहीं बैठना चाहती है तो कांग्रेस पार्टी को CWC की इलेक्शंस कराने चाहिए और विपक्ष जो है सत्ता की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए। और गुलाम नबी आज़ाद जो है बहुत ज़्यादा सीनियर है और वो चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का जो ऑपरेशनल फ्रंट है वो सुधरे, कांग्रेस पार्टी में जो है परिवारवाद ना हो, अगर परिवारवाद से हो भी रहा है तो नेतृत्व जो है मजबूती वाला नेतृत्व हो, नेतृत्व जो है वो नेतृत्व जो है एकदम सॉलिड नेतृत्व हो, बैक सीट ड्राइवर ना बने राहुल गांधी और बहुत सारे नेता जो है वो कांग्रेस पार्टी में जो चुनकर नहीं आए हैं फिर भी वो बहुत बड़े बड़े पदों पे हैं। तो उनका कहने का मतलब है कि जब इंदिरा गांधी के ज़माने में और जब वो और दूसरे देवेगौड़ा के ज़माने में जब वो इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ में काम करते थे तो उस ज़माने में जो कांग्रेस पार्टी में जो काम होते थे सारे वो मेरिट के बेसिस पे होते थे, नेताओं की वोट लाने की क्षमताओं के ऊपर होते थे, जो अब कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। उनका कहने का मतलब है कि जो यंगस्टर्स है, जो राहुल गांधी एक यंग ब्रिगेड बनाए हुए हैं, उसको थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए यंग ब्रिगेड को। राहुल गांधी ने यंग ब्रिगेड बना के जो है जितने एक्सपीरियंसेस है सीनियर्स के उसको कहीं ना कहीं पर जो है पीछे छोड़ दिया है। जो
कांग्रेस पार्टी के लिए इस समय बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते थे इस तरह के एक्सपीरियंसेस जो उन्होंने बताया है। उन्होंने ये भी बताया है कि कांग्रेस पार्टी जो है देश की तो नहीं कहूँगी, देश की जो है 135 साल पुरानी पार्टी है, और इस तरह की पार्टी में जो अगर CWC की मीटिंग्स ही नहीं कराई जाएगी और सिर्फ रूठना मनाना टाइप का सिनेरियो चलेगा तो वो पार्टी इमेज के लिए ठीक नहीं है। और इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं जो है सत्ताधारी पार्टी को विपक्षी पार्टी के इस तरह के रवैये का फ़ायदा मिलता रहा है जो पिछले 6 सालों में देखने के लिए मिला है। और नेतृत्व की मजबूती जो है एक पार्टी की मजबूती बन सकती है, और उसके लिए हमेशा पार्टी को मजबूत बनाने के लिए पार्टी मेंबर्स को काम करना चाहिए। और नेताओं को अपना फ़ायदा सोचने की बजाय, जो बहुत सारे नेता मैंने आपको बताया था कि अपने अपने बंगले जाने की वजह से थोड़े से घबराए हुए दिखाई दे रहे थे और थोड़े से पेट्रीफाइड और थोड़े से वेरी थे, तो उस तरह के जो है उन्होंने कहा कि अपने पर्सनल बंगलों से ज़्यादा जो है कांग्रेस पार्टी की मजबूती और टिकाऊपन पर जो है पार्टी को फोकस करने की ज़रूरत है। और उन्होंने ये भी बताया कि उनको कुछ नहीं बनना है क्योंकि वो अपनी लाइफ में इतने बार चीफ सेक्रेटरी बन गए हैं, इतने बार प्रधानमंत्रियों के साथ में जो है मंत्री रह चुके हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बहुत बार अपने दम पे इलेक्शंस जुगत करके लाए हैं और जीत कर लाए हैं, और बहुत सारे नेताओं को भी इलेक्शन जितवाने में उनका एक्सपीरियंस काम आया है। तो ऐसे सिनारियों में जो है उनको पार्टी को कहीं ना कहीं उनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा लेना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा है। आप अपने कमेंट्स मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, और आपको कोई सवाल पूछना हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख लीजिएगा।